हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बिल्डिंग लेट आउट वाला केस पूरा कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस डिस्कस करेंगे अंडर द सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और अनऑक्यूपाइड हाउस। तो जो प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो पूरा हाउस या उस हाउस का कुछ पार्ट अगर ओनर ने खुद के रेजिडेंस के लिए ऑक्यूपाई कर रखा है या उसने ऑक्यूपाई नहीं किया है, ओनर ने अपनी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या प्रोफेशन के कारण जो भी उसने एक हाउस बनवाया था वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है अपनी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या प्रोफेशन के कारण, और जबकि उन सभी रीजंस के कारण उनको वहाँ उस घर में ना रहने की बजाय किसी और घर में रहना पड़ा है, तो वो उस घर को उस रीज़न से ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। तो इन दोनों केसेस में जो एनुअल वैल्यू होगी घर की वो हम निल लेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा या फिर जो भी हमने कैपिटल बोरो करी है वो किस तरह से होगा। तो अगर तो हमने वो लोन अपने घर के रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए लिया है प्रॉपर्टी के, तो उसको हम 30,000 तक हमारे को अलाउड होगी उसकी लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन की। उससे ज़्यादा का हम अपना डिडक्ट नहीं कर सकते हैं लोन आफ्टर 31 मार्च 1999 अगर वो लोन हमने लिया है तो। और अगर जो लोन जो है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है प्रॉपर्टी की, तो हम वो 2 लाख तक डिडक्ट कर सकते हैं। ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम अपनी टैक्सेबल में 2 लाख तक ही हम डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते अगर हमने लोन 31 मार्च 1999 के बाद लिया है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में इनकम निकालेंगे तो वो किस तरह से कंप्यूट करेंगे। तो हमारी उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो निल होगी, और अगर हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है हम निल लेते हैं तो हम उसमें से म्यूनसिपल टैक्स को डिडक्ट नहीं कर सकते, नॉट डिडक्टेबल। और अगर हमारा ये दोनों ही नहीं कर सकता तो एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। उसके बाद हमारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी नहीं निकाल पाएंगे अगर हमारी एनुअल वैल्यू निल आ गई। और इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट हमने भी पढ़ा था कि अगर हम रिन्यूअल रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 30,000 तक अलाउड है, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो वो 2 लाख तक हमारा अलाउड होगा। और अगर हम सभी चीज़ें करेंगे और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन हम उसमें से डिडक्ट करेंगे तो इट मीन्स हमारा जो प्रॉपर्टी का इनकम तो आनी ही नहीं, उसमें से हमारे को लॉस इनकर होगा। तो इस केस में हमारे को लॉस इनकर होता है जो कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अदर इनकम्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर अदर हेड्स की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब कि क्या केस हुआ कि कुछ टाइम के लिए तो वो खुद रह रहा है उस घर में और कुछ टाइम के लिए उसने उसको वैकेंट कर उसको लेट आउट कर दिया अंडर द सेक्शन 23 सब सेक्शन 3। तो इस केस में हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो अगर जो है वो हाउस को कुछ टाइम के बाद लेट आउट कर देता है खुद रहने के बाद, तो जितने टाइम तक उसने लेट आउट किया है वो हमारा एक्चुअल रेंट हो जाएगा। पर इस सिचुएशन में हम वैकेंट पीरियड नहीं लेंगे क्योंकि वो खुद रह रहा है। या तो घर खाली रहता तो हम वैकेंट पीरियड समझते, पर वो खुद रह रहा है इसलिए जितना भी महीने उसने उसको लेट आउट करा वही उसका एक्चुअल रेंट उसको रिसीव होना चाहिए था और वही उसका एक्चुअल रेंट होगा। अब उस मतलब इस केस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बात कही है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हमारे को एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस की, पर हम सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में चेंज आना बस हमने तो वही समझना था। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखी है 80,000 की, फेयर रेंट है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। और हाउस जो उसने 4 मंथ्स के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उसमें वो खुद रहा, उसके बाद उसने लेट आउट कर दिया हाउस को। फर्स्ट केस में 10,000 रेंट मिल रहा है पर मंथ और सेकंड केस में 15,000 रेंट मिल रहा है उसको पर मंथ। तो हमारे को इसमें अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू क्या है कि 80,000 है, तो दोनों केस में हम 80,000 लिख देंगे। और फेयर रेंट 1,20,000 है, दोनों में से ज़्यादा कौन सी है 1,20,000। सेकेंड स्टेप स्टैंडर्ड रेंट और जो भी उन दोनों का रिजल्ट आया फर्स्ट स्टेप से जो ज़्यादा था, तो स्टैंडर्ड रेंट और इसमें 1,20,000 और 1 लाख का है
तो 1,20,000 ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख आ गया। अब एक्चुअल रेंट उसको एक केस में मतलब कि 4 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, तो इट मीन्स वो 8 मंथ्स के लिए लेट आउट रहा। तो 10,000 इंटू में 8 एंड 15,000 इंटू में 8, तो वो 80,000 और 1,20,000 एक्चुअल रेंट आ गया। अब ये मेन पॉइंट आता है कि अगर हमारा यहाँ पर वैकेंट पीरियड होता तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को जितना हमारे को एक्चुअली रिसीव होना चाहिए उसके साथ कंपेयर करते, पर इस केस में खुद रहा है, इस करके वो जो है वैकेंट पीरियड नहीं कहलाया जाएगा और एक्चुअली जो उसको रेंट रिसीव हुआ है वही एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर होगा। तो जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख था, तो दोनों केस में फर्स्ट केस में हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज़्यादा है तो वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड केस में जो एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। सो इस केस में इतना ही था। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मोर देन 2 हाउसेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर, कि ओनर के पास 2 से ज़्यादा घर हैं खुद के रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 4, अगर किसी ओनर के पास 2 से ज़्यादा घर हैं उसके खुद के रेजिडेंस के लिए, तो सिर्फ 2 घर जो हैं उसके 2 हाउस जो हैं वो एग्जम्प्ट होंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। बाकी जितने भी उसके पास एक्स्ट्रा होंगे वो डीम टू बी लेट आउट माने जाएंगे, मतलब कि हम उनको लेट आउट रेंट पर दिया हुआ समझ लेंगे और उसी हिसाब से उन हाउसेस की वैल्यू जो है कंप्यूट करी जाएगी टैक्स लगाने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 5, अगर कोई प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट जैसे कि बिल्डिंग के साथ कोई लैंड लगा हुआ है उसको हमने स्टॉक इन ट्रेड बिकने के लिए लगा रखा है पर प्रीवियस ईयर तक वो बिकी नहीं है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में उस प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई थी उससे 1 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो निल रहेगी। पर उस 1 साल के बाद उसकी एनुअल वैल्यू पर जो भी मतलब हम एनुअल वैल्यू का करते हैं कि टैक्स म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, वो सब कुछ लगेगा उस पर। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव एनुअल वैल्यू। तो अगर म्यूनसिपल टैक्स जो पे कर रहा है ओनर वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारी एनुअल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंट रिसीव्ड इन एरियर और अनरियलाइज रेंट रियलाइज्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A, अगर असेसी को कुछ रेंट की अमाउंट रिसीव हो जाती है प्रीवियस ईयर में जो कि एरियर में थी तो वो उसके लिए टैक्सेबल होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन कटने के बाद। पर अगर कई केस में क्या होता है कि असेसी उस टाइम तक अपनी वो प्रॉपर्टी बेच चुका होता है, तो अब क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पर क्या वो रेंट जो उसको रिसीव हुआ है वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो जब उसने उसको रिसीव नहीं हुआ था वो रेंट, उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी थी, तो उस हिसाब से उसके जब ये रियलाइज्ड होगा ये रेंट जब उसको मिलेगा तो वो उस असेसी के हैंड में उस टाइम पर टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर। तो अब क्या होता है कि कुछ जो हाउस प्रॉपर्टी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स की होती है कि 1 या 2 से ज़्यादा ओनर्स उसको ख़रीदते हैं मिल के। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो उनका शेयर जो होता है उस प्रॉपर्टी में वो डिफाइन होता है और वो उनके हिसाब से जो है उनके शेयर्स के हिसाब से उनकी इनकम में सब कुछ ऐड हो जाता है अगर उस कोई भी प्रॉपर्टी से उनको इनकम रिसीव होती है तो। और इसमें उनका जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जिस तरह से हमारा प्रॉपर्टी पे जो भी इनकम लगती है उस तरीके से इनका कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर तो इस केस में प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब कि जो को ओनर है वो खुद उस घर में रहते हैं, तो उस टाइम पर जो प्रोसीजर होगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस का ही होगा कि एनुअल वैल्यू नील होगी और इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 और 2 लाख तक ही अलाउड होगा। पर अगर जो है प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी गई है कि उन्होंने रेंट पर दे रखी है या फिर सबने मिल बांट के दे रखी है, कुछ पार्ट जिसका भी है उसने वो लेट आउट रेंट पर दे रखा है, तो अगर जिसने पार्ट दे रखा है तो वो उस पर्सन की इनकम में ऐड हो जाएगा जो भी रेंट रिसीव हुआ है। और अगर वो प्रॉपर्टी जो है पूरी ही लेट आउट कर रखी है तो जितना जितना जिसका शेयर आएगा उस रेंट से जो भी उनको इनकम रिसीव हो रही है उस प्रॉपर्टी से उस रेंट का, तो जो भी शेयर होगा वो उनके आपस में डिवाइड हो जाएगा। उनके इनकम मतलब जो भी उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल इनकम, की एनुअल इनकम में किस
टाइप्स की डिडक्शंस हमारे को अवेलेबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसे पहले हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है जो कि एनुअल वैल्यू का 30% होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कि जो हमने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिन्यूअल के लिए, हाउस प्रॉपर्टी को या परचेज़ करने के लिए किसी प्रॉपर्टी को, वो हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा डिडक्ट होता है एक्रूअल बेसिस पे एनुअल इनकम से, जो भी हमारी एनुअल वैल्यू होती है उससे लेस कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होता है, दो टाइप्स के इंटरेस्ट इसमें आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले इनके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्ट हमने जो प्रीवियस ईयर किसी भी ईयर में पे नहीं किया है और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो डिडक्टेबल नहीं होगा। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि उस लोन पर इंटरेस्ट है जो कि किसी और लोन को रीपे करने के लिए लिया गया है तो वो एज अ डिडक्शन अलाउड होगा। और अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे की गई है लोन को लेने के लिए वो डिडक्टेबल नहीं होगी। अब आता है कि करंट ईयर का, तो देखो आपको पता ही है कि लोन क्या कि इंटरेस्ट क्या होगा कि जो हमारा हम 10% या 20% जितना भी गिवन होता है वो निकालते हैं, तो वो हमारा करंट ईयर का हो गया। पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या होता है कि कोई लोन उसने लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस प्रॉपर्टी की, तो जब उस हाउस की जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पर जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करना होता है, जिन्होंने लोन को लिया है उस असेसी ने जो इंटरेस्ट पे करना होता है, वो जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से करता है एग्जाम्पल्स की हेल्प से। अब हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि फॉलोइंग केसेस से हमारे को इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है जो कि डिडक्टेबल होनी है। प्रीवियस ईयर 2021 में अज्यूम किया गया है कि जो लोन है वो उसने 2 लाख का लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस की, जो कि 12% पर एनम पर लिया है उसने, इंटरेस्ट है ये उसका। हाउस को उसने लेट आउट कर दिया, ये हमारे लिए मैटर नहीं रखता है, हमने सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन की अमाउंट निकालनी है। तो सबसे पहले उसने क्या बात कही है कि पहला केस देखते हैं कि डेट ऑफ बोरोइंग जो है वो 1 अप्रैल 2013 की है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 31 दिसंबर 2015 को, और उसने पिछले साल 31 मार्च 2020 में पूरी की पूरी अमाउंट जो है पिछले से पिछले साल उसने पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो रीपे कर दी है। मतलब कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें हमारे पास लोन की कोई भी अमाउंट नहीं बची है। इट मीन्स हमारा सिर्फ इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो हमारे पे इंटरेस्ट आना है इंस्टॉलमेंट्स में जो बढ़ता है वही आएगा, और जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो नहीं आएगा। तो हम वो निकालते हैं कि किस तरह से हमारे पास वो इंस्टॉलमेंट वाला आएगा। तो लोन कब लिया गया था? 1 अप्रैल 2013 को। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आती है डेट? 13-14 में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 31 दिसंबर 2015 को। तो ये कब फाइनेंशियल ईयर में आती है? कौन से फाइनेंशियल में डेट आती है? 15-16 में। तो हम ये 15-16 वाला ईयर को छोड़कर ये देखेंगे कि कितने साल जो है कंस्ट्रक्शन चली है। तो वो 13-14 और 14-15 2 साल चली है कि 15 और 16 में तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो इन 2 साल में जितने भी मंथ्स में उसने लोन की अमाउंट को यूज़ किया है वो हम निकाल लेंगे। 24 मंथ्स आ गए, 12 मंथ्स 13-14 के और 12 मंथ्स 14-15 के। अब हमारा कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकालने, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जो लोन की अमाउंट होती है इंटू में इंटरेस्ट की रेट और इंटू में जितने भी मंथ्स आए डिवाइड में 12। अब इसमें हमारे 2 लाख की लोन की अमाउंट है, इंटू में 12% कर देंगे और इंटू में 24 मंथ्स थे डिवाइड में 12, तो इससे हमारा 48,000 आ गया जो कि उसने इन 2 सालों में प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट पे करना था। पर वो हमारे को कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा होने के बाद पे करना होता है। 5 इंस्टॉलमेंट्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 48,000 की 5 इंस्टॉलमेंट 9,600 की बनेगी। तो वो 16-17 से हमारा शुरू होएगा क्योंकि 15-16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, उससे अगले साल हम इंटरेस्ट पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो 16-17 से लेके 2021 तक वो 9,600 पर ईयर पे करेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो अब हमने ये बात करी थी कि पहले के प्रीवियस ईयर का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ 9,600 2021 प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ गया लोन पे। अब इसमें नेक्स्ट केस आता है कि उसने लोन 1 अक्टूबर 2014 को लिया
और 31 मार्च 2016 में उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई और उसने 31 मार्च 2020 में मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में लोन को आधा पे कर दिया। इट मीन्स जो अब हमारा करंट ईयर या फिर जो भी हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पे जो इंटरेस्ट लगना है वो हमारा आधी अमाउंट पर लगेगा, 1 लाख पर वो हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका प्री कंस्ट्रक्शन का देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो लोन कब लिया गया था? 1 अक्टूबर 2014 को। कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ गई है? 14-15 में। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 31 मार्च 2016 को। तो 15-16 फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। अब इस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड वाले ईयर को हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 14 और 15 में ही उसने जब लोन लिया था उसे 6 महीने में ही उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। उसी साल में उसने कर ली, उसमें उसने 6 महीने में ही वो कंप्लीट कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? तो 2 लाख की अमाउंट थी, इंटू में 12%, 6/12, तो 12,000 जो है वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आ गया, जो कि 5 साल इंस्टॉलमेंट्स में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड होने के बाद पे करेगा। तो अब हमने इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी 2400, वो 16-17 से शुरू होकर 2021 तक 2400 पर मंथ इसका इंटरेस्ट पे करेगा प्री कंस्ट्रक्शन का। साथ ही साथ जो उसको हाफ अमाउंट उसने पे कर दी थी, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में 1 लाख हमारा आया कि इंटरेस्ट की जो हमारे लोन की अमाउंट है वो बची हुई थी 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 12%, 12,000 करंट ईयर का आ गया। सो 2400 जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया था 2021 का, और प्लस में जो करंट ईयर का इंटरेस्ट हुआ हमारा जो उसने 1 लाख पे लगा 12,000, 14,400 हमारा 2021 का इंटरेस्ट आ गया, जो कि डिडक्ट होना चाहिए था। अब उसके बाद थर्ड केस आता है। अब उन्होंने केस सी में क्या बात कही है कि उसने 1 जनवरी 2016 को लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन उसकी 30 जून 2017 को कंप्लीट हो रही है। लोन उन्होंने 31 मार्च 2020 मतलब कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 1/4 अमाउंट उसकी रीपे कर दी है, और 2021 जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 1 अक्टूबर 2020 को 50,000 की अमाउंट और पे कर दी है। अब किस तरह से इस पे करंट ईयर पे लोन लगेगा वो हम देखते हैं, इंटरेस्ट लगेगा और किस तरह से प्री कंस्ट्रक्शन पे लगेगा, तो डिस्कस करते हैं हम वो पॉइंट। तो सबसे पहले उन्होंने लोन कब लिया था? 1 जनवरी 2016 को। तो ये हमारा 15-16 फाइनेंशियल ईयर में आ गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 30 जून 2017 को। इट मीन 17-18 फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर उसके जब उन्होंने लोन लिया, इनके बीच का टाइम पीरियड कितना है कि 15-16 के तो 3 मंथ्स हो गए, जनवरी से मार्च, और 16-17 के 12 मंथ्स हो गए। तो इनको ऐड कर दे तो हमारे 15 मंथ्स आ गए। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या हुआ कि 2 लाख की हमारी अमाउंट थी, 12% उस पर इंटरेस्ट, 15/12, 30,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया, जो कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा 6,000 के बेसिस पे। 18-19 से शुरू होकर 22-23 तक 6,000 जा रहा है। इट मीन्स हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में 6,000 आ गए। तो ये तो हो गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब आता है करंट ईयर का इंटरेस्ट। उन्होंने क्या बात कही है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 में उसने 50,000 पे कर दी थी, तो हमारे इस प्रीवियस ईयर में 1/4 अमाउंट पहले ही पे हो चुकी थी। इट मीन्स 1,50,000 की अमाउंट पे हमारे को इंटरेस्ट लगाना था, पर 1 अक्टूबर 2020 को उसने 50,000 और पे कर दी। इट मीन्स हम पहले अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 का इंटरेस्ट लेते हैं 1,50,000 पे, 12% और 6 मंथ्स है ये, 6/12 कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। फिर उन्होंने 50,000 और पे कर दिया तो अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च 2021 तक का 1 लाख की अमाउंट पर 12% और 6 महीने का इंटरेस्ट लगा 6,000। तो करंट ईयर इंटरेस्ट कौन सा कितना हो गया? 6,000 प्लस 9,000, 15,000, तो करंट ईयर इंटरेस्ट हो गया। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट उसका 6,000 का था, तो टोटल प्रीवियस ईयर 2021 में 21,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, जो कि डिडक्ट होना है। अब इस चैप्टर को हम
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि जो भी हमने अब तक डिस्कस करा है उससे हमारे को पूरा चैप्टर जो हमने कर लिया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक्स ने एक हाउस खरीदा दिल्ली में प्रीवियस ईयर 2021 में। उसने उसका थर्ड फोर्थ पोर्शन जो है उसमें वो खुद रहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा पूरे ईयर, और 1/4 पोर्शन को उसने लेट आउट कर दिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। और उसको उसका 700 पर मंथ रेंट रिसीव हो रहा था। पर 1 जनवरी 2021 से उस पोर्शन में वो खुद रहा अपने रेजिडेंस के लिए। म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखी है हाउस की 20,000, फेयर रेंट दे रखा है 24,000, और उसने एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं म्यूनसिपल टैक्सेस 6,000 और रिपेयर 2,000। उसने 1 लाख का लोन लिया था 1 अप्रैल 2017 को एट द रेट 10% पर एनम पे। और उसका कंस्ट्रक्शन के लिए अपने हाउस की उसने इसलिए लोन लिया था जो कि उसने 31 मार्च 2018 को उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। उसने कुछ भी रीपे नहीं किया है अभी तक अपने लोन का। अब हमारे को असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी से। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, तो इसमें कई ऐसे पॉइंट आए जैसे कि रिपेयर 2000 जो दे रखा है ये हमारे पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा है। तो जो हमने अपना फॉर्मेट किया था कि हमारे को सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, फिर एनुअल वैल्यू आ जाएगी, उसमें से लेस करनी है हमारी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमें सिर्फ हर एक क्वेश्चन में यही पॉइंट्स लेकर चलने हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमारे को इग्नोर करने हैं, वो हमारे को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि अब उन्होंने हमारे को सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। तो ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है और साथ में लेट आउट वाला केस है। तो थर्ड फोर्थ पोर्शन उन्होंने हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/4 जो पोर्शन है वो लेट आउट है। और लेट आउट भी वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए 9 मंथ्स के लिए लेट आउट है। 3 मंथ्स के लिए वो खुद उस घर में रहा, तो वो 9 मंथ्स के बेसिस पे ही हम सब कुछ एक्चुअल रेंट वगैरह निकाल लेंगे उसका। तो सबसे पहला पॉइंट आता है म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। म्यूनसिपल वैल्यूएशन हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 20,000 और फेयर रेंट दे रखा है 24,000। तो थर्ड फोर्थ का तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि उसकी एनुअल वैल्यू नील आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी उसकी हम नील मानते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम म्यूनसिपल वैल्यूएशन का 1/4 करेंगे तो वो हमारा 6,000 सॉरी। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कि इसमें क्या है कि मिस्टर हरीश के पास 2 हाउसेज हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर से उनकी प्रीवियस ईयर की हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोनों हाउसेज की। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस उनका 31 मार्च 2016 को पहला कंप्लीट हो रहा है और 31 दिसंबर 2017 को दूसरा हाउस कंप्लीट हो रहा है। और वो पहला हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज़ करते हैं, खुद के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड हाउस को उन्होंने लेट आउट रेंट पर दिया हुआ है। म्यूनसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की 30,000, सेकेंड हाउस की 60,000, फेयर रेंट 35,000, 90,000। रेंट उनको सेकेंड हाउस का 1,20,000 रिसीव हो रहा है। फर्स्ट में तो वो खुद रह रही हैं, उसमें क्या रेंट रिसीव होगा। रेंट जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 25,000 और 65,000 है। और उसके बाद जो म्यूनसिपल टैक्स पे है वो 4,000 एंड 8,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे को दे रखा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए अपने हाउस की इंटरेस्ट लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट 30,000 और 40,000 है दोनों हाउसेस का। तो अब हमारे को असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की। अब हमारा फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला और सेकंड हो गया लेट आउट वाला। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसमें सभी चीज़ें नील होती हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिडक्ट करते हैं और लेट आउट में सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम इसकी निकाल लेते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट हाउस फर्स्ट की हम नील छोड़ेंगे और हमारे को इसमें सेकंड हाउस की 60,000 और 90,000 गिवन है। ज़्यादा कौन सी है 90,000, तो 90,000 फर्स्ट केस में आ जाएगा। सेकंड में जो फर्स्ट केस का रिजल्ट आया और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना गिवन है हमारे को 65,000। तो 65,000 और रिजल्ट फर्स्ट से 90,000, तो ज़्यादा कम कौन सा है 65,000, तो वो सेकंड स्टेप में आ जाएगा। और इसमें तो सब कुछ लेना ही है फर्स्ट हाउस के केस में। और फिर थर्ड
स्टेप कौन सा आ जाता है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा सेकंड केस आया था और एक्चुअल रेंट। अब उन्होंने क्या बात कही है कि उनको 1,20,000 का रेंट रिसीव हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में वो नील रहेगा पॉइंट, और वो उनका एक्सपेक्टेड रेंट 65,000 है और एक्चुअल रेंट 1,20,000, ज़्यादा कौन सा 1,20,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी हाउस फर्स्ट की नील आएगी और सेकंड हाउस की 1,20,000 आ गई। उसके बाद उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स लेस कर देंगे, फर्स्ट केस में तो लेस होगा नहीं, सेकंड केस का हमारे को 8,000 गिवन है, लेस कर देंगे 1,12,000 एनुअल वैल्यू आ जाएगी सेकंड हाउस की, फर्स्ट केस की नील आएगी। डिडक्शंस को लेस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन फर्स्ट की नील रहेगी, सेकंड में 30% एनुअल वैल्यू का 33,600 लेस कर देंगे, साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 40,000 दोनों हाउस का गिवन है वो डिडक्ट कर देंगे। फर्स्ट हाउस का 30,000 लॉस आएगा और सेकंड हाउस का 38,400 हमारी इनकम आ रही है। टोटल इनकम इसको अगर हम ऐड लेस करते हैं तो 8,400 हमारी टोटल इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की। 5,000 आया और फेयर रेंट 24,000 है, उसका 1/4 करेंगे तो वो 6,000 आया। तो 5,000 और 6,000 ज़्यादा कौन सा हुआ, तो 6,000 हमारे फर्स्ट स्टेप में आ गया। अब इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा तो एक्सपेक्टेड रेंट हम फर्स्ट स्टेप वाले को ही मान लेंगे। एक्चुअल रेंट उसने बताया कि 700 पर मंथ उसको रिसीव हुआ है 9 मंथ्स के लिए, तो 700 इंटू में 9 तो 6,300। अब 6,000 और 6,300 में से ज़्यादा कौन सा है, 6,300, तो वो हमारा सेकंड स्टेप में आ गया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारे 1/4 पोर्शन की 6,300 आ गई और 3/4 पोर्शन की हमारी नील रहेगी। तो अगर हम अब उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 6,003 में, ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस दे रखे हैं, कंबाइन दे रखे हैं 6,000, तो 6,000 का 1/4 हो गया 1,500, तो 3/4 में हमें वो लेस ही नहीं करने क्योंकि हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही नील है, और 1/4 में वो 1,500 हम लेस कर देंगे तो 4,800 हमारी 1/4 की एनुअल वैल्यू आ गई और 3/4 की हमारी एनुअल वैल्यू नील है। अब इसमें से हम अपने डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 24 लेस कर देंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड की हम नील लेते हैं क्योंकि हमारी एनुअल वैल्यू नील है, और उसके बाद 4,800 1/4 पोर्शन की 1,440 30% हो गया तो वो लेस कर देंगे। साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आएगा। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि 1 लाख का लोन है और हर साल, मतलब कि उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को वो लोन लिया था और 31 मार्च 2018 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गई, तो ये पूरा 1 साल लगा। तो इट मीन्स हमारा लोन कितना है, 1 लाख इंटू में 10% इंटू में 12/12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 की अमाउंट आ जाएगी। 10,000 इट मीन्स जो है वो हर साल पे करता है। तो यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं आया क्योंकि वो 12/12 कैंसिल हो गया। 10,000 हर साल वो अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 3/4, अब वो तो हमने ये देखा ही था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लेस करेंगे ही करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड से, तो उस केस में हमारा लॉस आ जाता था, पर फिर भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करते हैं। 7,500 3/4 10,000 का और 2,500 1/4 10,000 का, तो हमारा यहाँ पर लॉस आ गया 3/4 में 7,500 का और इसमें 860 का इनकम आ गई। तो हमारा टोटल लॉस 6,640 जो है ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या बताया है कि कुमार के पास 2 हाउस हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उन दोनों हाउसेस को वो यूज़ कर रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से दे रखी है। तो हमने अपने जब चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सन जो है अपने 2 हाउसेस को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है तो वो दोनों हाउस उसके एग्जम्प्ट होते हैं, पर वो अगर उससे 2 हाउसेस से ज़्यादा उसके पास हाउस है तो वो 2 हाउसेस को छोड़कर अगले जितने भी उसके पास हाउस होंगे हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। पर इस केस में उसके पास 2 ही हाउस हैं, तो इट मीन्स दोनों के दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए जाएंगे क्योंकि वो दोनों ही यूज़ कर रहा है अपने। तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट देखा जाएगा। म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स पेड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे को फिर से वही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमारे को सिर्फ हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलने की हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तक तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ कि जो हम वैसे निकाल लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों की नील, म्यूनसिपल टैक्सेस लेस नहीं हो पाएंगे, एनुअल वैल्यू नील आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट अब इसमें आता है। सेकंड वाले केस में लोन नहीं लिया गया है। फर्स्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए उसने 9,44,000 का लोन लिया है
10/4/2019 को उन्होंने मतलब कि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही लोन ले लिया है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की स्टार्टिंग में ही ले लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। इंटरेस्ट उसको गिवन दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे को इंटरेस्ट गिवन है 1,41,600 और कंप्लीट हो रहा है 10/3/2020 को वो। तो इट मीन्स देखो अप्रैल में शुरू होकर वो मार्च में ख़त्म हो रहा है और 10 से अप्रैल से शुरू हुआ था 10 मार्च, मतलब पूरा एक फाइनेंशियल पूरा साल उसने लोन चला। तो वही फर्स्ट वाला जैसे हमने एग्जांपल किया था कि इसमें सिर्फ हमारा करंट ईयर का हर साल लगेगा, क्योंकि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें 12/12 अगर करेंगे, क्योंकि 12 मंथ्स पूरे लग रहे हैं यहाँ पर, तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होगा। इसमें हर साल 1,41,600 जब तक वो रीपे नहीं कर देता है कुछ अमाउंट तक, तब तक यही इंटरेस्ट चलेगा। पर हमारे को तो हमारे प्रीवियस ईयर से मतलब है, तो उसमें हमारा 1,41,600 अमाउंट है इंटरेस्ट की, तो वो हम फर्स्ट केस में से लेस कर देंगे, तो हमारा लॉस आ जाएगा 1,41,600। वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे को सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे, किस केस में हमारे को हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बात बोली है कि डॉक्टर R.K. गुप्ता ने एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग को मुरादाबाद में कंस्ट्रक्ट करवाया है, जिसमें इक्वल साइज़ के 16 फ्लैट्स बनवाए हैं उन्होंने। कंस्ट्रक्शन उनकी अप्रैल 2012 में शुरू हुई थी, 31 मार्च 2016 में कंप्लीट हो गई और उन 16 फ्लैट्स में से उन्होंने 8 फ्लैट्स तो लेट आउट कर दिए लोगों के रेजिडेंस के लिए, लोगों को मतलब रेजिडेंस के लिए, और 2 उन्होंने बिजनेसमैन है उनको रेंट पर दे दिया, और 2 उन्होंने खुद अपने बिजनेस के लिए, खुद रेजिडेंस के लिए रखा अपने, और 2 को उन्होंने खुद के बिजनेस के लिए लगाया, और 2 फ्लैट्स को उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर दिया जो उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो रेंट चार्ज किया गया है उन 10 टेनेंट से, जिनको उन्होंने 2 बिजनेस वालों को और 2 रेजिडेंस वालों को 8 रेजिडेंस वालों को प्रोवाइड कर, टोटल 10 हो गए, तो उनसे वो 500 पर मंथ रेंट चार्ज कर रहे थे। पर जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाया रेंट पे, उनसे वो 200 पर मंथ चार्ज कर रहे थे। अब जो हमारे 8 टेनेंट्स में से कोई एक टेनेंट ने अपना 2 महीने का रेंट प्रोवाइड नहीं करवाया, उसने मतलब उसकी सारी कंडीशंस पूरी हैं रूल 4 की, और वो नहीं दे पाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो चला गया, वो नहीं दे पाया तो उन्होंने निकाल दिया उसको। तो उन डॉक्टर R.K. गुप्ता का वो वाला फ्लैट जो है, उनको 2 महीने तक उस फ्लैट में वेट करना पड़ा कि कोई न्यू टेनेंट, कोई नया किराएदार आए उसके लिए। एक्सपेंसेस जो डॉक्टर R.K. गुप्ता ने अपने उस फ्लैट के जितने भी उनके फ्लैट्स हैं उससे रिलेटेड उन्होंने जो भी करे हैं, वो जैसे कि आगे म्यूनसिपल टैक्सेस आ गया, हर फ्लैट का 750 उन्होंने पे किया है। रिपेयर की कॉस्ट आ गई 500, तो ये फिर वही कि हमारे को इग्नोर करना है ये पॉइंट। उनके बाद उन्होंने एनुअल इंटरेस्ट बताया 24,000 लोन पर। लोन उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को लिया था। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फिर हमारे को फालतू की चीज़ दे दी, लो चार्जेस फालतू की चीज़ दे दी। अब उन्होंने क्या बात करी कि हाँ भाई कोई भी लो चार्जेस जो उन्होंने अपने टेनेंट के उसके एग्रीमेंट की, ये भी हमारी फालतू की चीज़ है, तो हमारे को उनकी टैक्सेबल अमाउंट बतानी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो हमने इसका एक छोटा सा सार बना लिया कि उनके पास टोटल 16 फ्लैट्स थे, 8 उन्होंने रेजिडेंस के लिए प्रोवाइड करवा दिए, उसमें से 2 उन्होंने बिजनेस जो करते बिजनेसमैन को लेट आउट कर दिए, 2 उन्होंने खुद के लिए रखे, 2 खुद के बिजनेस पे लगा दिए, 2 उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लेट आउट कर दिए। तो अब जो उन्होंने 8 लेट आउट करे हैं रेजिडेंस के लिए टेनेंट्स को, वो हम उस पर कंप्यूट करेंगे। 2 जो उन्होंने बिजनेस के लिए लेट आउट करे हैं, लोगों के टेनेंट को प्रोवाइड करवाया है, उस पर कंप्यूट करेंगे हम अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को। और जो उनकी ओन रेजिडेंस है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस हो गया। ऑन बिजनेस वाला और जो एम्प्लॉय को उन्होंने दी है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, वहाँ जाकर टैक्सेबल होगा, यहाँ कोई काम नहीं है इनका। तो हमारे को कंप्यूटेशन के लिए कौन कौन सा लेना है, 8 लेट आउट करा, 2 लेट आउट करे बिजनेस के लिए, और जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड उन्होंने खुद के रखे, उनका रेंट 500 पर मंथ है। 8 और 2 वाले का अनरियलाइज रेंट उनको 2 मंथ्स का रिसीव हुआ है, 500 पर मंथ है, तो इनटू में 2,000 रुपीज़ उनको अनरियलाइज रेंट हुआ है। 1 फ्लैट उनका वही वाला फ्लैट उनका 2 महीने के लिए खाली रहा। म्यूनसिपल टैक्स उनका 750 ईच फ्लैट है। इंटरेस्ट ऑन लोन एनुअल 24,000 है। अब इसके बेसिस पे हम अपना सोल्यूशन करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमारे को हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने क्या किया कि जो उन्होंने 8 लेट आउट किए थे उसमें से 7 अलग कर लियो और 1 अलग कर लिया, जिसमें उनको अनरियलाइज रेंट जो है वो क्या कहते हैं कंडीशंस करके वो नहीं कोई पे कर पाया, तो उसको हमने अलग कर लिया और वो 2 महीने खाली भी रहा, तो इस करके इस वाले फ्लैट को अलग रख लिया। 2 उन्होंने जो बिज़नेस वालों को लेट आउट किए थे वो, और 2 जो उनके खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। उन दोनों केसेस को नहीं लेना जो हमारे यहाँ पर ये 2 केसेस थे कि उन्होंने खुद के बिज़नेस के लिए और जो एम्प्लॉयज़ का ये हमारा उसका काम है जो भी हमारे पीजीबीपी हेड का, तो इसमें हम नोट डाउन नहीं करेंगे। अब इसमें हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमारे को सिर्फ रेंट प्रोवाइड करवा रखा है, तो हम उस तरीके से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी एक्चुअल रेंट के बेसिस पे निकलेगी। 500 पर मंथ उनको रिसीव हो रहे हैं ईच फ्लैट पे, तो 500 इंटू में 12 और 7 फ्लैट्स के लिए इंटू में 7, तो 42,000 आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम का। सेकंड कॉलम उनको और सेकंड कॉलम के लिए क्या है कि 500 उनको पर मंथ रिसीव हो रहे हैं, पर वो 2 महीने खाली रहा है, तो इट मीन्स 5,000 का उनका रेंट हो गया। 500 इंटू में 10, तो 5,000 उनका एक फ्लैट का वो आ गया जो कि 2 महीने वैकेंट रहा है। उसके बाद जो उन्होंने 2 फ्लैट बिजनेस वालों को दिए थे उनको भी वो 500 पर मंथ पे था, तो 500 इंटू में 2 और इंटू में 12 मंथ्स के लिए, तो वो 12,000 आ गया। उसके बाद जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था वो तो हमारे को नील रखना ही है, हम उसमें से म्यूनसिपल टैक्स लेस कर देंगे। 750 म्यूनसिपल टैक्स ईच फ्लैट का था, तो 750 इंटू 7 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 5,250 लेस कर देंगे, और 1 फ्लैट का आ जाएगा वो 750 लेस कर देंगे, और 2 फ्लैट का वो 750 इंटू 2 1500। और अनरियलाइज रेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारा 1000 आया, वो हमारा सेकंड कॉलम जो कि वैकेंट रहा उसमें हम लेस कर देंगे, बाकियों में तो उसको कोई काम था ही नहीं। तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट कॉलम की 36,750, सेकंड की 300,250 और थर्ड कॉलम की 10,500। सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील आई एनुअल वैल्यू, इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे 30% फर्स्ट कॉलम का एनुअल वैल्यू का 11,225 और सेकंड कॉलम का 975, थर्ड का 3,150 लेस कर देंगे। साथ के साथ उन्होंने हमारे को 24,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन एनुअल बता रखा है। 16 फ्लैट हैं, इट मीन्स पर फ्लैट 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। ये 7 फ्लैट एक साथ कम कर रहे हैं, तो 1,500 इंटू में 7 10,500 आ गया। 1 फ्लैट का 1,500, 2 फ्लैट के 3,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड जो फ्लैट है उसका भी 3,000 कि भाई 1,500 इंटू 2 3,000 आ जाएगा दोनों केस में ऐसे। अब इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी 15,225 775 4,350 और 3,000 का लॉस। इन सबको ऐड लेस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम 17,350 आ जाएगी। अब एक इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है हाउस की वो 1 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर 2017 को कंप्लीट हुई थी। हाउस जो है वो लेट आउट कर दिया गया, वही हमारा कोई मतलब तो है नहीं इससे। अब उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है लोन की जो शुरू करी थी हाउस की, उसमें इंटरेस्ट 1,000 प्रीवियस ईयर में उसने पे किया है। और उसके बाद जो उन्होंने बता रखा है कि प्रीवियस ईयर में उन्होंने किस तरह से अपना इंटरेस्ट जो है पे किया है। 16-17 में 1,500, 17-18 में 1,400, 18-19 में 1,300, 19-20 में 1,200। अब हम एक चीज़ नोटिस करें कि हमारा जो लोन था वो तो हमारा 1 जुलाई 2016 को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। तो 17-18 को अगर हम छोड़ दें तो 16-17 में हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इंटरेस्ट को लगाते हैं, पर इन्होंने 16-17 में 1,500 का इंटरेस्ट लगा रखा है। अब अगर हम ये चीज़ नोटिस ना करते तो हम तो सिर्फ ये समझ लेते कि भाई प्रीवियस ईयर का हमारे को 1,000 का इंटरेस्ट दे रखा है और कोई हमारा काम की चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने ये इसलिए घुमा फिरा के थोड़ा सा दे दिया, तो हमारा प्रीवियस ईयर का तो 1,000 का है ही है, साथ में प्री कंस्ट्रक्शन इट मीन्स जो ये 16-17 हमने ये देखा, इट मीन्स कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का लोन 1,500 है और इसको हम 5 इंस्टॉलमेंट्स में बांट देंगे। 300
हमारा पर इंस्टॉलमेंट जाएगा, पर ईयर जाएगा। तो हमारी इंस्टॉलमेंट जब देखो 17-18 में ख़त्म हो रहा है कंस्ट्रक्शन, तो 18-19 से शुरू हुई और 21-22 तक चली। इट मीन्स प्रीवियस ईयर में 300 हमारे 22-23 तक चली, सॉरी, और हमारे प्रीवियस ईयर में चलेगा 300 तक आएगा। तो टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट हो गया, 1000 हमारा प्रीवियस ईयर प्लस 300 प्री कंस्ट्रक्शन का, तो 1300 टोटल इसमें हमारा इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही अगर हमारे को ये बात बता रखी हो कि इतना इंटरेस्ट उसने पे किया है, तो भाई कंस्ट्रक्शन पीरियड में, इट मीन्स कभी कभार क्योंकि सीधी अमाउंट दे देते हैं इंटरेस्ट की, तो अगर वो क्वेश्चन दे रहा हो तो उसमें हमारे को सीधा इस इंटरेस्ट को 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना होता है। सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट, आप मुझे मेरी जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माई जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।